सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रश्नों के माध्यम से हम देख रहे थे सभी सरकारी योजनाओं को। आज उसी का जो है आपका 6वां भाग यानी क्लास 6 है और इस तरह से आज हम केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को विराम देंगे यानी संपूर्ण हो जाएंगी सारी योजनाएं, क्योंकि पिछले 5 क्लास में जो 5 क्लास हमारी हो चुकी हैं उसमें प्रत्येक क्लास में कम से कम 60-70 योजनाएं 50-60 योजनाओं को हमने समाहित किया है। इस तरह से जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हो सकती थी सब की चर्चा हो चुकी है। कुछ 2-4 जो नई योजनाएं एकदम नई हैं 2-4 महीने में 3-4 महीने में जो आई हैं उनको हम करंट अफेयर की क्लास में उसको समझेंगे और देखेंगे। इस तरह से केंद्र सरकार की सभी योजनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद 2-3 क्लास जो भी लगेंगी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को देखेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को देखने के बाद यह हमारा टॉपिक हमारे लिए पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। बाकी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने स्टेट का जो है योजनाएं करंट अफेयर में और वैसे पढ़ते ही होंगे तो पढ़ते रहेंगे और जो महत्वपूर्ण विषय था उसको हम समाप्त करेंगे। और अगर इन क्लासेस को आप देख कर जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह डी ग्रेड से लेके ए ग्रेड की जॉब हो, किसी में भी हर परीक्षाओं में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज हमारे सामने पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि 1940 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, यानी गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया। तो क्या यह गांधी जी के द्वारा यह जो योजना जो है तैयार की गई थी या उनका प्रतिपादन जो है गांधी जी ने किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। गांधीवादी है तो गांधीवादी से तात्पर्य होता है कि गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित किसी ने इसको किया होगा, यानी गांधी जी ने नहीं बल्कि यह गांधीवादी है। गांधीवादी जो है तो गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था श्रीमन नारायण, जो विकल्प डी में है आपका। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तब किया था 1944 में, ईयर भी दिया हुआ है। और यह भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना थी जिसे गांधीवादी नाम दिया गया। और इस योजना के अंतर्गत क्या था कि स्वावलंबी गांव के साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की जाए। यह इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। अगर बात करें गांधीवादी तो अर्थशास्त्र के दृष्टि से देखें तो गांधी जी का क्या विचार था, यानी कौन से आर्थिक जो विचार थे वो गांधीवादी कहे जाते हैं। तो गांधी जी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, गांधी जी कृषि के घोर समर्थक थे, यानी कृषि का वो समर्थन करते थे प्राथमिक क्षेत्र को, और विकेंद्रीकृत तथा आत्मनिर्भर भारत चाहते थे। विकेंद्रीकृत, जैसा कि विकेंद्रीकरण आपको पता ही है, विकेंद्रीकरण का ही जो उदाहरण है वो आपके सामने पंचायती राज व्यवस्था है। तो गांधी जी क्या थे? कृषि के घोर समर्थक थे और विकेंद्रीकृत तथा आत्मनिर्भर भारत चाहते थे। उन्होंने हमेशा केंद्रीकरण और औद्योगिकरण या अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण का विरोध किया, यानी वह केंद्रीकरण नहीं चाहते थे, अर्थशास्त्र पे यानी अर्थव्यवस्था पे जो है राज्य के नियंत्रण का विरोध करते थे। और वो कृषि आधारित जो छोटे व्यवसाय होते हैं, कृषि पे बेस्ड होते हैं, उनका बढ़ावा देने का जो है वो समर्थन करते थे तथा कुटीर उद्योगों को भी वो प्रोत्साहन जो है प्रदान करते थे। कृषि आधारित उद्योग अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कृषि का विकास होगा, क्योंकि जब उद्योग लगेंगे कृषि आधारित तो कृषि जो है रॉ मटेरियल जो कृषि से उत्पन्न होगा वह रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा और उससे जो है उद्योग भी चलेगा, उद्योग में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कृषि का भी विकास होगा। तो गांधी जी की विचारधारा अगर देखें अर्थशास्त्र में तो क्या थी? औद्योगिकरण के वो सख्त खिलाफ थे और केंद्रीकरण तथा अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण के घोर विरोधी थे। और वो समर्थन किसका करते थे? कृषि का समर्थन करते थे और आत्मनिर्भर भारत चाहते थे, जिसके लिए वो कृषि आधारित छोटे व्यवसायों तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करते थे। तो इस तरह से गांधीवादी योजना इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री थे श्रीमन नारायण जी। 1944 में उन्होंने एक आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की और इसी को गांधीवादी योजना कहा गया। और इस योजना का जो उद्देश्य था कि स्वावलंबी गांवों के साथ विकेंद्रीकृत
आर्थिक संरचना की स्थापना की जाए। तो इस तरह से पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा डी विकल्प होगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि 8 अप्रैल 2015 में आई थी, 15 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि सूक्ष्म उद्यमों को, यानी जो स्मॉल स्केल के वो बिजनेस हैं, सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। मुद्रा योजना का यह उद्देश्य था। लक्ष्य इसका जो था कि धनहीन को धन प्रदान किया जाए। धनहीन को, इसका टैगलाइन आप समझ सकते हैं, धनहीन को धन प्रदान करना, धनहीन को धन प्रदान करना, यानी कि फंडिंग टू अनफंडेड। फंडिंग किसको करना है? जो अनफंडेड है, यही इसका लक्ष्य था। और इस योजना के तहत, मुद्रा तो योजना है लेकिन यहाँ पे जो नाम मुद्रा लिखा हुआ है इसको आप समझिएगा। मुद्रा क्या है? MUDRA, मुद्रा का यहाँ पे तात्पर्य है कि माइक्रो यूनिट्स यानी सूक्ष्म इकाई, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, पुनर्वित्त करना है किसका? छोटी इकाई रीफाइनेंस एजेंसी है, यहाँ पे एजेंसी ध्यान रखिएगा। तो मुद्रा का यह फुल फॉर्म होता है। इसके तहत क्या था मुद्रा योजना के तहत कि यह मुद्रा जो है एक एजेंसी स्थापना इसकी करनी है। और यह एजेंसी किस टाइप की होगी? या NBFC होगी, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है कंपनी होगी। और यह क्या करेगी? यह जो है किसी व्यवसाय के लिए डायरेक्ट ऋण नहीं उपलब्ध कराएगी, बल्कि किसके माध्यम से कराएगी? यह जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं, यानी वाणिज्यिक बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक, या जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, या सहकारी बैंक होते हैं, या सूक्ष्म वित्तीय संस्थान होते हैं, उनको यह वित्त पोषण देगा। कौन देगा? मुद्रा देगा। और ये जो फिर इकाइयाँ हैं वो आगे चल के उद्यमों के लिए यह जो है आपको वो ऋण उपलब्ध कराएंगी। तो इस तरह से इसमें रीफाइनेंस होता है। रीफाइनेंस समझ रहे हैं ना? फाइनेंस कौन करेगा? फाइनेंस पहले तो करेगा जो है मुद्रा एजेंसी, किसको? सूक्ष्म इकाइयों को। और सूक्ष्म इकाइयाँ क्या करेंगी? सूक्ष्म इकाइयों की कौन आ गया? कॉमर्शियल बैंक आ गए। और ये सूक्ष्म इकाई नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन मुद्रा एजेंसी जो है, मुद्रा एजेंसी करेगी दूसरे बैंकों को, सहकारी बैंकों को या सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को। फिर वो आगे चल के क्या करेंगे? वो उद्यमों हेतु जो है ऋण उपलब्ध कराएंगे। और इसके तहत सूक्ष्म उद्यमों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का रीफाइनेंस किया जाएगा। इस तरह से मुद्रा, अगर मुद्रा की बात करें तो यह मुद्रा क्या है? मुद्रा एक NBFC है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है कंपनी है। और यह क्या करती है? यह कॉमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को वित्त पोषण देगी, जो आगे चल के क्या करेंगे? वह मुद्रा लोन के रूप में उपलब्ध कराएंगे। जो नए उद्यम या स्थापना करनी है वो ऋण यहाँ से ले पाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 10 लाख रुपए तक की रिफाइनेंस की व्यवस्था की गई। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण शामिल किए गए हैं। कितने प्रकार के? यह सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण। और 3 प्रकार में कौन कौन सा है? तो पहला है आपका शिशु ऋण, शिशु बोलते हैं शिशु ऋण। शिशु ऋण में क्या किया जाता है कि 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, 50,000 रुपये तक का। दूसरा है आपका किशोर ऋण होता है। किशोर ऋण होता है। यह आपका 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का इसमें ऋण दिया जाता है। इसको आप ऋण समझें या योजना भी समझ सकते हैं। शिशु योजना में 50,000, किशोर योजना के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख। या तीसरा जो है वह है तरुण ऋण या तरुण योजना। तरुण ऋण में क्या किया जाता है? 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का, यानी अधिकतम, आपको पहले भी बता चुका हूँ, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का रिफाइनेंस किया जाता है। इस तरह से अगर देखें तो इसमें 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आपको अब इस प्रश्न का उत्तर देना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, आपको यह बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना।
निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना कृषक की कोई बात नहीं, वृद्ध एवं निसहाय की कोई बात नहीं, कौशल विकास के लिए ये सब कोई बात नहीं। यहाँ पे सीधा लघु उद्यमियों को, स्मॉल स्केल के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये वित्तीय प्रणाली में उनको लाया जाएगा। और किसके माध्यम से? मुद्रा एक एजेंसी है और मुद्रा नामक योजना है। मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा नामक जो है वह एक NBFC है जो रिफाइनेंस की सुविधा देती है। इस तरह से इस योजना की शुरुआत मैं बता चुका हूँ कि 8 अप्रैल 2015 को किया गया था इसका। अगला प्रश्न हमारा जो है वह है स्टैंड अप इंडिया योजना। यह भी आप खूब सुने होंगे। स्टैंड अप या मोदी जी जब प्रथम कार्यकाल में अपने प्रधानमंत्री बने थे तो ये सारी योजनाएं लगातार आई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर परीक्षा में बार बार पूछी जा रही हैं, या 2015 में जितनी रिलेवेंट थी आज भी उतनी ही हैं, तो इसलिए इनको विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ना है। आपको पुरानी योजनाएं इसलिए बार बार पूछी जाती हैं क्योंकि आपको भारत के जो 50 साल पहले के जो आर्थिक प्रदेश थे उनको देखना है। वर्तमान की योजनाएं इस करंट अफेयर में तो पूछी ही जाती हैं, और वैसे इसलिए पूछी जाती हैं कि आपको पता हो कि भारत का विज़न क्या है, क्योंकि भारत आर्थिक दृष्टि से बढ़ता हुआ देश है और आगे लगातार इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो उसके लिए जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये टूल हैं यानी योजनाएं हैं या सरकार की नीतियां हैं, उसको आपको विशेष रूप से पढ़ के जाना होता है, और यही बार बार एग्ज़ाम में घूम घूम के प्रश्न के रूप में आते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम आपको बताना है। इसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। आपको ये बताना है कि दोनों कथन सही हैं या नहीं है, कौन सा चयन करना है, आपको सही कथन चयन करना है। तो अगर इसकी बात करें तो यह पहले तो योजना इसकी 15 अगस्त को मोदी जी ने अपने लाल किले से भाषण में जो स्वतंत्रता दिवस का भाषण था उसमें 15 अगस्त के दिन 2015 में इसकी घोषणा की थी, लेकिन 5 अप्रैल को नोएडा से इसका शुभारंभ किया गया था। 5 अप्रैल को नोएडा से, 5 अप्रैल 2016 है, यहाँ ध्यान रखिएगा, नोएडा से इसका, नोएडा यूपी से शुभारंभ हुआ। और इस योजना का उद्देश्य अगर बात करें तो SC ST एवं महिला उद्यमियों को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य। लक्ष्य इसका क्या है? इसका जो लक्ष्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देश के जो है वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम प्रत्येक शाखा, ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक जितने हैं, कॉमर्शियल बैंक, उन कॉमर्शियल बैंक से की प्रत्येक शाखा से कम एक SC या ST या महिला को ऋणग्राही के रूप में बनाना है, और उनको कितना 10, इसमें जो है लोन ज़्यादा है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ऋण किसी नए उद्यम हेतु उपलब्ध कराना है। तो इसका लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक की प्रत्येक शाखा से आपको एक महिला, कम से कम, आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, कम से कम एक SC या ST या महिला जो है ऋणग्राही को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नए उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। उद्देश्य SC या ST या महिला उद्यमियों को संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसका संचालन जैसा कि स्मॉल बिजनेस या वैसे है तो इसका संचालन सिडबी करता है। सिडबी बैंक का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय लखनऊ में है, और इसके लिए पहले तो क्या किया गया, 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए पुनर्वित्त के लिए रखा था इस योजना के लिए। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, प्रारंभ में कितने, 10,000 करोड़, और लोन कितना देना है, 1 करोड़ से कम 10 लाख तक, 10 लाख से 1 करोड़, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सिडबी इसका संचालन करता है। तो सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है, बिल्कुल सत्य बात है। या इसका प्रयोजन SC या ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सत्य बात है। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा विकल्प B नहीं C, दोनों सही हैं इसमें, तो B ध्यान रखिएगा। ये चलिए अब अगला कार्यक्रम है या योजना है, आप समझ लीजिए, मेक इन इंडिया। यह भी बहुत चर्चित और बहुत ही आपको हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आए हैं, फिर आएंगे, आगे भी आएंगे, तो यह हमेशा इम्पोर्टेंट होगी। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं आपको बताने हैं। तो
मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो यह 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, 2014। तो इसमें पहला कथन सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या था? भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना था और निवेश को सुगम बनाना था और भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देकर भारत को एक विनिर्माण का वैश्विक हब यानी ग्लोबल सेंटर बनाना था। इस तरीके से इसका उद्देश्य था कि भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए और जहाँ पे निवेश जो है सुगम हो और तथा भारत में कंपनियां जो हैं आएँ और विनिर्माण करें और भारत इस तरह से क्या हो जाए, एक विनिर्माण का वैश्विक हब बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए। और इसमें अगर बात करें तो इसका उद्देश्य ये भी था, भारत विनिर्माण का हब कब बनेगा? जब वहाँ पे थोड़ा सा उदारवादी सरकार की नीतियाँ होंगी। इन्वेस्टमेंट कब आएगा? बाहर से कोई कंपनी इन्वेस्ट करने कब आएगी? जब सरकार की नीतियाँ स्पष्ट, भ्रष्टाचार कम और लाल फीताशाही कम, नौकरशाही निष्क्रियता कम होगी और आधारभूत संरचना बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, आधारभूत संरचना बहुत ही मजबूत होगी। तो इस तरह से कुछ जो है पॉजिटिव जब वो इंडिकेटर होंगे तो बाहर की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहेंगी। अर्थात किसी भ्रष्ट कोई कंपनी पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है? इसका सीधा वजह है क्योंकि आप देखते हैं अस्थिर अर्थव्यवस्था है, गरीबी है, भुखमरी है, साथ में वहाँ पे कोई सरकारी नीति नहीं है क्योंकि सेना वहाँ का नीति तैयार करती है, संचालन करती है, आतंकवाद भरा पड़ा है। तो इस तरह से जब किसी देश की सरकार बहुत ही उदारवादी, कानूनों में उदारवादी होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, लाल फीताशाही कम होगी और उस देश में आधारभूत संरचना इंफ्रा बहुत मजबूत होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बाहर की कंपनियाँ आके इन्वेस्ट करेंगी। और इसी का उद्देश्य जो है इस योजना का जो उद्देश्य यही था कि ये सब कम करना, जिससे क्या हो कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आए तथा आपका जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक इंडेक्स आता है वर्ल्ड बैंक का, आपको पता होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें क्या करना था? इस इंडेक्स में क्या करना था? भारत को सुधार करना था और इस तरह से भारत ने बहुत अच्छा इसमें सुधार भी किया। 2014 में जब भारत की इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में जो रैंक थी 142 थी और लेटेस्ट रिपोर्ट 2020 के अनुसार इसकी जो रैंक है वह आपकी 63 है। 63 सोचिए आप कितने पायदान भारत यहाँ पे सुधार किया है। और यह सब नीति का, क्योंकि भारत में इतने सारे कानून जो कि फालतू के कानून बने पड़े थे उनको मोदी जी ने समाप्त किया और थोड़ा बहुत लाल फीताशाही को भी कम किया, भ्रष्टाचार भी कम हुआ और आधारभूत संरचना में तो मोदी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम किया। आप देखते होंगे आज कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो गई, सड़कें कितनी अच्छी हैं, रेलवे में भी सुधार हो रहा है, यानी इंफ्रा का भी काम किया गया है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है भारत देश में, बाहर से कंपनियां आके इन्वेस्ट भी कर रही हैं और काफ़ी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और क्या बोलते हैं, भारत एक विनिर्माण का केंद्र भी बन रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इसका एक लोगो भी है, आपको ध्यान रखना है। इसका लोगो है लायन, शेर है, शेर। यह भी प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका लोगो मेक इन इंडिया का क्या है? शेर। आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोनों इसमें बिल्कुल सही हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर 1, 2 दोनों सही हैं और ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवां प्रश्न है हमारा पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में बताना है और तो इसमें सही कथन का चयन करना है आपको। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। दूसरा कथन है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप में 7 इंजनों, यानी 7 इसमें फैक्टर थे, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार संसाधन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया। तो पीएम गति शक्ति की बात करें तो यह जो आया, इसका शुभारंभ जो है 13 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया। 2021 को प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व क्या था कि एक एनआईपी था, नेशनल
इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन बोलते थे, यानी NIP बोलते थे, शॉर्ट में याद रखिए NIP बोलते थे। और यह NIP की जो घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने किया था और कहा था कि अगले हम जो है 5 वर्ष यानी 2020 से 25 तक हम जो है क्या करेंगे, अवसंरचना पे 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कितना करेंगे? 100 लाख करेंगे। कब से कब तक? 2020 से 25 तक। यह मोदी जी ने 2019 में घोषणा की थी। और तो NIP के तहत क्या था कि इंफ्रा कहाँ कौन से अवसंरचना का निर्माण होगा, तो इसमें सड़क का निर्माण होगा, रेल में सुधार किया जाएगा, लाइन और बढ़ाया जाएगा, विद्युतीकरण किया जाएगा रेलवे का, एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, काफ़ी एयरपोर्ट बने हैं, बंदरगाहों का विस्तार किया जाएगा, उनको अच्छा बनाया जाएगा, जनसंचार के साधन यानी कम्युनिकेशन, लोगों में जनसंचार का जो साधन है उसको मजबूत बनाया जाएगा, जलमार्ग का विकास किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना का विकास किया जाएगा। इस तरीके से 7 इंजन थे इसमें राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत। तो यह तो कथन सत्य है। और इसी को NIP को 2021 में क्या किया गया, इसका नाम देके PM गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कर दी गई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसका शुभारंभ 2022 में नहीं अपितु 2021 में हुआ था। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ये गलत है, ये सही है। तो केवल कौन सा सही है, सही उत्तर चुनना था आपको। तो इसमें सही कौन सा होगा? केवल A विकल्प सही होगा, दूसरा कथन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताना है। किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराता है? तो पहला है आपका फार्म पर संपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकता के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतगृह सुविधा की स्थापना के लिए। तो इसमें आपको पहले तो ये ध्यान रखना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई कब? तो यह 1998 में प्रारंभ हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वह था कि किसानों को जो है कृषि संबंधी खर्चों के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही क्या किया जाए, आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक कार्यकलापों से संबंधित खर्चों की भी पूर्ति की जाए। इसके तहत क्या किया जाता है, फसल उपजाने के लिए ऋण, कटाई के बाद जो खर्चे होते हैं यानी इनको इधर उधर भेजना, बेचने के लिए या जो भी कार्य हैं उसके लिए, कृषि उपज विपणन के लिए, कृषि उपज का जो है बेचने विपणन करने के लिए, और किसानों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए भी ऋण दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें बताना है कि आपको किन किन उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो मैंने बताया फार्म संपत्तियों के रखरखाव, कंबाइन मशीन, कटाई, इन सब के लिए नहीं दिया जाता है। फार्म परिवारों के उपभोग आवश्यकताओं को बिल्कुल, और फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, कटाई के बाद खर्चों के लिए बिल्कुल। परिवार के लिए घर निर्माण एवं गांव में शीतगृह, घर निर्माण के लिए नहीं मिलता है। इसमें आपको 1, 3, 4 यानी ये सही है। परिवार के घर निर्माण के लिए तो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन घर निर्माण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप सोचें इसमें कार लेने के लिए भी ऋण दिया जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसान के जो आवश्यक चीज़ें हैं, फसल कटाई के लिए ऋण, जैसे फसल उपजाने के लिए ऋण, और कृषि उपज विपणन के लिए, बेचने बेचने के लिए, किसानों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, तो ये सारी प्रकार के जो है इसमें इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं, आपको ऋण उपलब्ध होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर बात करें अगर, तो कौन कौन सा सही है? 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। 1, 3, 4 बी विकल्प में है, तो यह बी विकल्प एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो उद्देश्य बताना है PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना की बात करें तो इसका एक फुल फॉर्म है, आपको ज़रूर ध्यान रखना है। PM से तो प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, कुसुम से क्या होता है? कुसुम, यही इम्पोर्टेंट, ये कोई विशेष कुसुम नहीं है, इसमें कुसुम योजना है और कुसुम योजना का फुल फॉर्म है एक विशेष, वो ध्यान रखना आपको। तो इसमें क्या है, किसान ऊर्जा, के से किसान,
यू से ऊर्जा, एस से क्या होता है सुरक्षा, सुरक्षा, फिर क्या होता है यू से उत्थान, उत्थान, और यम से होता है महाअभियान। तो इस तरह से इस योजना का फुल फॉर्म आपका क्या हो गया, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। यह एक योजना है और यह जो योजना है फरवरी 2019 में आई। कब आई? फरवरी 2019 में, 19 में। और इसका जो उद्देश्य क्या था, किसान ऊर्जा सुरक्षा, यानी किसान जो ऊर्जा उपभोग करते हैं उसको सुरक्षित करना और उसका उत्थान करना, यानी अभी जो पारंपरिक ऊर्जा का उपभोग है उसको दूसरे उस पर स्विच कर जाना। इस तरीके से इसमें जो उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा की स्थापना करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों को क्या किया जाए। वर्तमान में जो किसान थे वो ज़्यादातर डीजल पर जो है अपने पंप सेटों को चलाते हैं डीजल, तो इसकी जगह क्या कर देना है, आपका सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना करेंगे और उसी के माध्यम से पंप सेटों को चलाया जाएगा। और इससे क्या होगा, डीजल पर निर्भरता कम होगी। और जानते हैं आप, भारत डीजल जो है ज़्यादातर आयात करता है। इस तरह से डीजल पर निर्भरता कम होगी, किसान की लागत कम होगी, इससे किसानों की ऊर्जा और जल सुरक्षा मिलेगी तथा उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही क्या होगा, खेती से डीजल का प्रयोग कम हो जाएगा। और जब डीजल का प्रयोग कम होगा या और कोई जीवाश्म ईंधन जो है उनका जब प्रयोग कम होता है तो क्या होता है, उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है वह होता है पर्यावरणीय प्रदूषण कम होता है। कोई भी जीवाश्म ईंधन है उसका अगर प्रयोग कम होगा तो क्या होगा, पर्यावरणीय जो है प्रदूषण कम होगा। यह सब क्या, अंतिम जो इसका लक्ष्य है वो कहाँ तक पहुँचना है। अंतिम लक्ष्य जो है आपको पता होगा, पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जो है व्यक्त की थी और कहा था कि 2030 तक क्या करना है, भारत में गैर जीवाश्मों नॉन फॉसिल फ्यूल से जो विद्युत क्षमता होगी वह 40% होगी 2030 तक। यानी बाकी जो होंगे वो 60% तो जीवाश्म ईंधन से होंगे, लेकिन 40% जो है हम गैर जीवाश्म ईंधनों से विद्युत क्षमता स्थापित कर लेंगे। इस तरह से पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य जो है आपका सरकार का जो यही है मेन, कि किसान की जो है ऊर्जा सुरक्षा हो, यानी डीजल पर निर्भरता कम हो। और डीजल पर निर्भरता कम होगी तो सरकार का भी उसमें लाभ होगा, क्योंकि सरकार ज़्यादातर जो खनिज तेल हैं वो बाहर से आयात करते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम होगा तो पर्यावरणीय प्रदूषण भी कम हो जाएगा। जो आप हमारे पेरिस जलवायु समझौते की जो कमिटमेंट है वह भी पूरी होगी। इस तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो पीएम कुसुम योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या था? वह था आपका किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है आपको बताना है, कौन सा नहीं है। यानी इसमें 3 तो ऐसे होंगे जो उद्देश्य होंगे, एक नहीं होगा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की मिशन की बात करें तो यह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की सिफारिश पर अक्टूबर 2007 में लाया गया था। 2007 में प्रारंभ किया गया, एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में केंद्र प्रायोजित था। क्या था? केंद्र प्रायोजित था। तो एनडीसी की सिफारिश पर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की सिफारिश पर 2007 में आई एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसका जो उद्देश्य था कि देश के जिलों में सतत रीति से उत्पादकता जो है बढ़ाना और धान, गेहूं और दलहन के उत्पादन में, यह चीज़ ध्यान रखिएगा, धान, गेहूं और दलहन का उत्पादन बढ़ाना है। दलहन, इनका उत्पादन बढ़ाना है और
फिर इसका जो अगला उद्देश्य मान सकते हैं वो क्या था कि मृदा की उत्पादकता और उर्वरकता को जो है सुरक्षित रखना है, यानी उनका संरक्षण करना है। और खेत के स्तर पर क्या होगा, आर्थिक लाभ को बढ़ाना, ताकि किसानों में क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, कृषि करने के लिए प्रेरित हों। और इसमें क्या होता है, बीज का उत्पादन और वितरण भी किया जाता है। बीज का उत्पादन में नए नए बीजों का जो है वो किया जाता है, संकर प्रजाति के बीजों का भी निर्माण किया जाता है। और कृषि मशीनीकरण यानी आधुनिकीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण कैसे होगा, जब मशीनीकरण होगा तो मशीनी किसान के लिए जो है अलग अलग, आज देखते होंगे विविध प्रकार की जो है मशीनें किसान उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से संसाधन संरक्षण करना था और फसल का नुकसान कम हो और फसल का प्रसंस्करण हो, यही सब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो है उद्देश्य था। तो इस विकल्पों में बात करें तो आपका कौन सा नहीं है, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, तो यह बिल्कुल है। सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, ये भी सही है। साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, साख सुविधाओं की यानी ऋण होने की कोई बात नहीं थी। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, तो इस तरह से इसमें 3 ये सत्य हैं और यह ही गलत है। तो गलत कथन हमको चयन करना था, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन बताना है किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो यह आपको बताना है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संबंधित प्रश्न है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन मई 2005 में आया, मई 2005 में प्रारंभ किया गया और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ हुआ। और मई 2005 आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा 5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान कौन सा होगा, 5 ईयर प्लान, तो यह आपका 10वां 5 ईयर प्लान था। 10वां 5 ईयर प्लान जो कि 2002 से 7 तक चल रहा था, उसके दौरान यह आया। इसका जो उद्देश्य था बागवानी क्षेत्र की समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वह भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें लक्ष्य क्या था कि 2011-12 तक, यानी यह 5 में आया और 11-12 तक लक्ष्य था कि बागवानी का जो उत्पादन है उसको 300 मिलियन टन तक करना है। और इसके तहत जो बागवानी की बुआई क्षेत्र है, क्षेत्र का जो है विस्तार करके वह 40 लाख हेक्टेयर करना है। यानी पहला तो उत्पादन जो है वो क्या करना है, 300 मिलियन टन, 300 मिलियन टन। और जो बागवानी के अंतर्गत जो बुआई क्षेत्र होगा वह क्या होगा, 40 लाख हेक्टेयर। तो यह 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, यह इसका लक्ष्य था। और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 2012 को क्या किया गया, ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर घोषित किया गया। ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी का वर्ष, हॉर्टिकल्चर घोषित किया गया। आपको पता है 2012 ही लक्ष्य रखा गया था, क्या, 300 मिलियन टन बागवानी उत्पादन और बुआई क्षेत्र 40 लाख। और 2012 में ही इसका जो है बागवानी वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया, ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर 2022 को। यह भी आपको ध्यान रखना है। एक बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे, एक होता है, आपको मैं बता देता हूँ, एक होता है बागवानी, एक होता है बागानी। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक होता है बागवानी, एक होता है बागानी। बागानी कृषि किसे बोलते हैं यह आपको ध्यान रखना है। बागानी कृषि, इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स जो है बोई जाती हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स की कृषि होती है, तो इसी को बोलते हैं बागानी कृषि। और या इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक ही प्रकार की फसल जो है भूमि के एक बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। इसमें आमतौर पर क्या, जो नकदी फसलें हैं जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, कहवा, चाय, कॉफ़ी जैसी नकदी फसलें इसके अंतर्गत बोई जाती हैं। और यह ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जैसे थाईलैंड हुआ, जापान हुआ, मलेशिया हुआ, इन क्षेत्रों में ज़्यादा बागानी कृषि होती है। बागानी ध्यान रखना है। और इस प्रकार की कृषि क्या होती है, मोनोकल्चर होता है। इसमें मोनोकल्चर का तात्पर्य ये है कि इसमें मोनोकल्चर के अंतर्गत इसमें एक अलग अलग प्रकार की फसलों के बजाय क्या होता है, एक ही प्रकार की फसल इसमें उगाई जाती है। इस तरह से बागानी कृषि को आपको ध्यान रखना है। और जो ये बागवानी होता है, बागवानी कृषि, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और इसके अंतर्गत क्या होता है, फल, सब्जियां, फूल आदि की खेती की जाती है तथा इसमें बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन या पशुपालन इसमें शामिल नहीं होता है। जबकि बागानी कृषि में आपका पशुपालन भी शामिल हो जाता है और इसमें बड़े प्रकार के बड़े क्षेत्र पे जो है फसल होती है। जैसे गन्ने की फसल बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पे होती है,
लेकिन बागवानी कृषि में क्या होता है, इसमें सिर्फ फल, सब्जियां, फूल आदि की खेती होती है, जहाँ पे क्या होता है, पशुपालन नहीं होता है। तो इस तरह से आपको बागानी और बागवानी इन दोनों बिंदुओं को भी ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन कब आया? यह आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2005 में आया, 2005 में। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में बता चुका हूँ 2002 से लेके 2007 तक यह चली थी। अब अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है, आपको गलत कथन बताना है जो असत्य हैं। तो यह वर्ष 2007-08 में लागू की गई। इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होती है। योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों का एकीकृत विकास, कृषि का अभियंत्रीकरण यानी उनका इंजीनियरिंग करना, उसमें टेक्नोलॉजी लगाना, वर्ष पर आधारित कृषि आदि कार्य सम्मिलित हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अगर बात करें तो यह जो योजना है वो 16 अगस्त 2007 से प्रारंभ हुई। 16 अगस्त 2007 को प्रारंभ हुई, 2007। और इसके अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 100% पहले दी जाती थी, 100%, 80 नहीं, 100%। लेकिन 2015-16 में क्या कर दिया गया, 2015-16 में अनुपात में कर दिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य का अनुपात जो है 60-40 कर दिया गया। यह सामान्य राज्यों की बात हो रही है, लेकिन पहाड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह 90-10, लेकिन जो है यूटीज़ में 100% ही रखा गया, यानी जो संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ शासित राज्य हैं, उनमें क्या 100% ही रखा गया। इस तरीके से 2007-08 मान सकते हैं, इसको सही है। इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 7 से 12, 2500 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय रखा गया था, बिल्कुल सही बात है। और इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होती थी। यह बात बिल्कुल गलत है, पहले 100 थी, उसके बाद में आप यह देख सकते हैं अनुपात यह था। योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों का एकीकृत विकास, कृषि का अभियंत्रीकरण, वर्षा पर आधारित कृषि आदि कार्य सम्मिलित थे। तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। इसमें जो गलत है वह है यह, क्योंकि यहाँ 80 है, यहाँ 100 था। तो इस प्रश्न का उत्तर 10वें का आपका सी विकल्प एकदम सही है। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना से संबंधित। आपको बताना है, ई नाम सुने होंगे, उसी से संबंधित है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है, अच्छा क्या लाभ बताने हैं आपको। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यह 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल को आप जानते होंगे किसकी जन्म जयंती पड़ती है, आपको बताना है। 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई। यह एक ऑल इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल है। आपको पता है यह पोर्टल है, ई नेम पोर्टल सुने होंगे, ई नाम पोर्टल। तो यह ट्रेडिंग पोर्टल है, और जो है क्या किया जाता है, जो APMC हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी मंडी जो हैं, उनको एकीकृत कर जो है कृषि कमोडिटीज़ को जो है एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज हैं उनको एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करता है। और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होने के कारण इसमें क्या किसानों को उनके उपज की गुणवत्ता के अनुरूप जो है मूल्य प्राप्त होता है। तो ई नेम का उद्देश्य क्या है, इसमें जो APMCs हैं उनको इंटीग्रेट करना, यानी उनका एकीकरण करना, तथा जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनको भी एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन हो, उनके लिए उनका एकीकृत बाजार मिले, उस अनुरूप इसी योजना को या इस स्कीम को लाया गया। और इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक बाजार होने के कारण अगर किसानों को जो इसमें उपज हैं, उपज की गुणवत्ता के अनुरूप उनको मूल्य मिल जाता है, तो किसान के लिए यह लाभकारी योजना है। और इसमें अगर बात करें तो इस या कृषि वस्तुओं के लिए सर्वभारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, बिल्कुल सत्य बात है। और यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, ये भी सही बात है। और जिनसे क्या होता है, उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो इस तरीके से पहला दूसरा दोनों सही है, और इसका सी विकल्प एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको PM किसान बोलते हैं, PM किसान योजना, PM किसान, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि
इस तरीके से यह योजना है। यह योजना जो है आपको बलिया ज़िले से, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से कब 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई। 24 फरवरी 2019 को बलिया ज़िले उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई। केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम के रूप में प्रारंभ हुई। और यह योजना 19 में भले ही प्रारंभ हुई, लेकिन इसको लागू कब से माना गया? इसको 1 दिसंबर 2018 से लागू माना गया। यानी इसके जो लाभार्थी किसान हैं उनको ये इसका लाभ जो है वह 1 दिसंबर 2018 से ही प्राप्त होने लगेगा। और इसके तहत क्या किया गया? पात्र किसान को प्रत्येक 4 माह में 3 समान किस्तों यानी 2-2 हज़ार की किस्त, 2-2 हज़ार की किस्त प्रत्येक 4 महीने पर, 2-2 हज़ार प्रति 4 महीने पर। इस तरह से एक वर्ष में कितना हो गया? 3 किस्त बनेगी और 3 किस्त कितने की हो जाएगी? टोटल 6,000 रुपये की। तो इस तरह से इसके तहत प्रत्येक पात्र किसान जो हैं उनको प्रत्येक 4 माह में 3 किस्त, समान किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाएगी और वो 6,000 वार्षिक क्या उनको रुपया मिलेगा। और यह रुपया जो है डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से किया जाएगा, यानी डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पहुंचेगी। और जब यह योजना प्रारंभ की गई थी तो यह सिर्फ सीमांत किसानों के लिए थी। यह बहुत विशेष बात है। जब सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो यह सीमांत किसानों के लिए, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले जो किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम जिन्हें सीमांत कहते हैं, उनके लिए प्रारंभ की गई। लेकिन फिर क्या किया गया? 31 मई 2019 को यह देश के सभी किसानों के लिए इसको लागू कर दिया गया। और जैसा कि आपको लेटेस्ट पता होगा, मोदी जी ने जब अपने तीसरे कार्यकाल में शपथ ग्रहण किया, उसके कुछ ही दिन बाद 18 जून 2024 को मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के तहत जो 17वीं किस्त थी, 17वीं इंस्टॉलमेंट थी, उसको किसानों के खाते में भेजा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पीएम किसान योजना जो कि 24 फरवरी 2019 को बलिया ज़िले से भी ध्यान रखिएगा प्रारंभ की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा वह अटल भूजल योजना के संबंध में है। अटल भूजल योजना आपको बताना है कि संबंध में क्या कथन सही है क्या नहीं है। तो सही कथन का चयन करना है। यह सामुदायिक भागीदारी के साथ अस्थायी भूजल प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा है इसे भूजल कमी का सामना कर रहे 7 राज्यों में लागू किया गया। इस योजना को भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा 70 और 30 के अनुपात में वित्त पोषित किया जा रहा है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो सही कथन का चयन करके आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो यह अगर अटल भूजल योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 में प्रारंभ हुई थी और प्रारंभ में इसमें 6,000 करोड़ रुपये 6,000 करोड़ रुपये रखा गया, जिसमें 6,000 का टोटल खर्चा रखा गया, जिसमें भारत तथा विश्व बैंक क्या करेंगे? आधा आधा खर्चा करेंगे। यानी इनका जो वित्त पोषण का अनुपात था वह सबसे महत्वपूर्ण है, वह था 50:50, यानी आधा आधा। तो 6,000 का अगर परिव्यय रखा गया टोटल, तो 3,000 कौन देगा? विश्व बैंक देगा और 3,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। इस तरीके से इस योजना में जो परिव्यय था वो 50-50 का अनुपात था। इस योजना का जो उद्देश्य है वो भूजल प्रबंधन इसका उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है, जिससे क्या हो, जल निकायों वाटर बॉडीज़ की मौजूदा स्थिति में सुधार हो और किसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूजल स्तर ऊपर उठाया जाए। और प्रारंभ में भूजल स्तर का सामना कर रहे 7 राज्य में प्रारंभ की गई थी यह योजना। तो वह 7 राज्य का आपको नाम बता देता हूँ। पहला हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा बगल का मध्य प्रदेश, फिर तीसरा पड़ोसी राजस्थान, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। इस तरह 7 राज्य थे। इसमें कितने? 7 राज्य में प्रारंभ की गई थी। और ये वो राज्य थे जहाँ पे भूजल स्तर का जो है गहरा संकट था, भूजल स्तर बहुत नीचे था। तो इस तरीके से यह योजना 7 राज्यों में लागू हुई।
प्रारंभ जो हुई 7 राज्यों में सामुदायिक भागीदारी के साथ अस्थायी भूजल प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। बता दिया मैंने, 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुई और 70-30 का अनुपात नहीं अपित कितना था, 50-50 का अनुपात था। इस तरीके से पहला और दूसरा एकदम सही है, बी कथन इसका उत्तर हो जाएगा। अटल भूजल योजना से संबंधित ये आपको बातें ध्यान रखनी है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा गोवर्धन योजना। आज जितनी भी योजनाएं हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह मोदी गवर्नमेंट की योजनाएं, ज़्यादातर मोदी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और ये बार बार प्रश्नों के माध्यम से परीक्षाओं में बार बार आ रही हैं, तो इनको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली जो योजना है वह गोवर्धन योजना है और इसके कथनों पर विचार करके बताना है कौन से कथन सही हैं। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के हिस्से के रूप में लागू की जा रही है। दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका हेतु नए अवसर प्रदान करना एवं पिछड़े वर्गों की आय में वृद्धि करना। पिछड़े वर्गों की आय में वृद्धि करना। तो इस प्रश्न में दोनों कथन में से आपको सही कथन बताना है। तो अगर गोवर्धन योजना की बात करें तो यह 2018-19 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। बजट 2018-19 में घोषणा हुई। और गोवर्धन का जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखना है। गोबर का याद रखिएगा, बस गोबर का ध्यान रखिएगा, बाद में धन लगा दीजिएगा। तो गोबर का है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक, मैं लिख दे रहा हूँ बाकायदा एकदम सही से, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो, क्या है बायो फिर एग्रो रिसोर्सेस इस तरह से गोवर्धन का ये, बाद में धन आपको लगा देना है। गोबर का ये, धन का ये, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, धन का यहाँ कोई फुल फॉर्म नहीं, लेकिन गोबर का फुल फॉर्म है। तो गोबर के बाद में धन लगाना है, गोबर की फुल फॉर्म याद रखनी है। गोबर, अब यहाँ पे गोबर मत कर दीजिएगा, बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इसका जो ये प्रारंभ इसकी घोषणा हुई वह 2018-19 के बजट में हुई और इसका जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। हर योजना का उद्देश्य आप ध्यान रखेंगे तो योजना का जो मेन मकसद है वह आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो उद्देश्य था कि गाँवों को स्वच्छ बनाना तथा पशु और जो जैविक अवशिष्ट हैं, बायो वेस्ट हैं, उनसे क्या करना है, अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। जैसे मान लीजिए गांव को स्वच्छ बनाना है, ये तो प्राथमिक उद्देश्य हो गया। अब गांव स्वच्छ कैसे होगा, जब वहाँ पर जो है कोई जैसे बायो वेस्ट हैं या कुछ भी हैं ऐसे चीज़ जो वेस्ट हैं, उनको क्या किया जाए, हम यूटिलाइज कर लें तो गांव स्वच्छ हो जाएंगे। और उसमें क्या है कि पशु और जैविक अपशिष्ट, जैसे पशुओं के अपशिष्ट गोबर वगैरह हो गए, मलमूत्र उसके मतलब, और उसके बाद जो जैविक अपशिष्ट हैं वो हो गए, तो उनसे क्या होगा कि हम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और उनसे क्या फिर प्राप्त होगा, हमें अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। मान लीजिए गोबर का प्रयोग करके हम बायोगैस बना लें तो उससे क्या होगा, हमारी आय तो बढ़ेगी, साथ में क्या ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाएगी। इस तरीके से इसमें गोबर तथा जो है खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थ, जैसे आपको पता ही है कि जो पराली वगैरह होती है उनसे क्या होता है कि इनसे क्या गोबर और खेतों के अपशिष्टों से कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी आदि में परिवर्तित किया जाना इसका उद्देश्य है। इसका जो संचालन कर रहा है तो स्वच्छता से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है, जल शक्ति मंत्रालय। और यह जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगी, आजीविका में वृद्धि होगी तथा किसानों एवं ग्रामीण लोगों की आय बढ़ेगी। किसानों एवं ग्रामीण लोगों की आय बढ़ेगी। और यह दूसरे कथन में क्या लिखा हुआ है, पिछड़े वर्गों की आय। पिछड़े वर्गों के विशेष कोई बात नहीं है, यहाँ पे किसान और ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों की आय की वृद्धि की बात है। तो यह गलत है। क्या योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के हिस्से के रूप में लागू की जा रही है, तो पहला कथन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, केवल एक कथन सही है, ए विकल्प सही है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। गोवर्धन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निपुण भारत मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करो भाई। तो पहला कथन है, इसका उद्देश्य आधारभूत
साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना। इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या करना है कि संख्यात्मकता यानी न्यूमरेसी जो है, न्यूमेरिकल चीज़ों, और साक्षरता जो है, लिटरेसी आदि को क्या करना, बढ़ाना और उसका वातावरण बनाना, सक्षम वातावरण। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। तो निपुण भारत मिशन, तो निपुण, यहाँ भी निपुण की फुल फॉर्म है निपुण। निपुण को क्या बोला जाता है? निपुण को बोला जाता है नेशनल इनिशिएटिव, बहुत लंबा फुल फॉर्म है इसका, नेशनल इनिशिएटिव, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, जल्दी आप समझ लीजिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर किसके लिए? प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस तरीके से याद रखना है। हिंदी में अगर इसको बोलें तो समझ एवं संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता, यही निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है। और इसको जो प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। और इसका जो उद्देश्य था, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, ताकि क्या हो, ग्रेड 3 का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढ़ने लिखने और अंक गणित में जो वांछित सीख है उसमें क्षमता प्राप्त कर सके। या केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी राज्यों एवं यूटीज़ में इसको लागू किया गया था। और इसमें जो 5 स्तर हैं वह आपको भी ध्यान रखने हैं। तो 5 स्तर कौन हो गया? राष्ट्रीय स्तर हो गया, दूसरा राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर और फिर स्कूल स्तर। इस तरीके से 5 स्तरीय कार्यान्वयन इसका तंत्र एक स्थापित किया जाएगा। और निपुण भारत मिशन का कार्यान्वयन कौन कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। और लेकिन विशेष रूप से शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसका संचालन कर रहा है। तो इस तरह से इसका उद्देश्य आधारभूत साक्षरता, ये वाला कथन सही है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र बताया मैंने। 5 स्तरीय कौन कौन से स्तर? राष्ट्र स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूल स्तर। इस तरीके का कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा, इसमें ये बात की गई। और निपुण भारत मिशन इसका जो संचालन कर रहा है वह शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है उसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो विकल्प सी में दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा स्वाधार योजना। स्वाधार योजना के बारे में आपको बताना है। स्वाधार योजना ये बहुत पुरानी योजना है, लेकिन ये बार बार पूछी जा रही है, तो इसलिए मैं इसको प्रश्न में लिया हूँ। तो इसका जो प्रारंभ वर्ष है 2001 में है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये महिलाओं के कल्याण के लिए है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2001 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो कठिन परिस्थितियों में है महिलाएं, कठिन परिस्थितियों में, जैसे कोई जेल में बंद थी महिला, वह रिहा हुई है, रिहा कैदी है, या कोई महिला ऐसी है जो प्राकृतिक आपदा व अन्य किसी कारण से बेघर हो गई, या कोई बेसहारा पीड़ित महिला है, तो उसको क्या करना? स्वाधार गृह प्रदान करना। स्वाधार गृह एक सरकारी गृह होता है, उसमें उनको लाया जाता है, उसमें रखा जाता है और उन्हें क्या व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह आत्मनिर्भर थोड़ा बहुत अपनी आय का सृजन कर सकें। इस तरीके से स्वाधार योजना 2001 में आई। यह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए थी। कठिन परिस्थितियों मैंने बता दिया कि कोई रिहा कैदी महिला है, या कोई प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से बेघर हो गई है, या कोई बेसहारा महिला है, तो उसको स्वाधार गृह में लाया जाता है और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह कुछ आय का सृजन कर सकें और थोड़ा सा आत्मनिर्भर बन सकें। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपका सी विकल्प एकदम राइट है। अगला प्रश्न जो हमारा है वह सन 2011 में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। तो स्वाभिमान 2011 में कब? 10 फरवरी को आया था, 10 फरवरी 2011 को। और इसका जो उद्देश्य था कि बैंक शाखा रहित कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएँ, अर्थात
इसका वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका अंतिम लक्ष्य था। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका तात्पर्य क्या होता है कि सभी को वित्तीय कार्यक्रमों से यानी वित्तीय क्षेत्र में उनको सम्मिलित किया जाए। तो यही इसका उद्देश्य था कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे बैंक शाखा नहीं है तो उनको वित्तीय समावेशन प्रदान किया जाए। इसके माध्यम से क्या किया जाता था कि ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाती थीं। जैसे कोई बैंक कर्मचारी या कोई जाके उनको बताता था कि आप जो है खाता नहीं है तो खाता खुलवा लीजिए, या कोई भी यानी जितनी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको घर पे उपलब्ध कराई जाती थी। इस तरह से जब जनधन योजना आई तो उसका भी उद्देश्य यही था, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी सबका खाता खोलना। तब तक तो खैर भारत में बहुत सारे बैंक मतलब लगभग हर क्षेत्र में कोई ना कोई बैंक या उसकी शाखाएं थी, लेकिन 2011 की बात हो रही है तो 2011 में उतना डेवलपमेंट नहीं था। उसके बाद जब जनधन योजना आई उसके बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में 100% उसको कवर करने के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं लेकर आई थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका क्या था, ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। तो क्या बैंक उठा के ले जाएंगे? नहीं, बैंक नहीं उठा के ले जाएंगे, उसके कर्मचारी जाएंगे और बैंकिंग सर्विसेज उनको घर पे पहुंचाई जाएगी, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन उससे होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर 17वां का ये विकल्प एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है आपका, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को प्रश्न है आपका संबंधित ई ग्राम स्वराज से। ई ग्राम स्वराज जो कि पोर्टल है और यह आज भी बहुत एक्टिव है। देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक वेब आधारित पोर्टल है। पहला कथन यह है, इसका उद्देश्य पंचायतों की विकेंद्रीकृत योजना प्रगति की रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना। तीसरा कथन है, इसमें भारत की सभी पंचायतें शामिल हैं जिनमें छठी अनुसूची के क्षेत्र भी शामिल हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। सही नहीं बताना है यानी असत्य कथन का चयन करना है। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल की बात करें तो यह 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के दिन 2020 में प्रारंभ किया गया। उद्देश्य जो था इसका, पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूत करना ताकि इसके कार्यों में पारदर्शिता स्थापित हो। अब जब पारदर्शिता आएगी तो इससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी तथा ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी। इसमें छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र शामिल नहीं किया गया था, यह बात ध्यान रखिएगा। तो यह गलत हो जाएगा। छठी अनुसूची के क्षेत्र इसमें शामिल नहीं थे। अब छठी अनुसूची क्या है, तो संविधान की जो है छठी अनुसूची में कुछ क्षेत्रों में जो उनको विशेष संरक्षित क्षेत्र के रूप में माना गया है। तो अगर उसमें राज्यों की बात करें तो उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये राज्य हैं और भी कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से इनको शामिल नहीं किया गया था, इनसे मुक्त था यह, क्योंकि इसमें पता है आपको पंचायती राज संस्थाएं भी इसमें संचालित नहीं होती। इनकी व्यक्तिगत अपनी जिला परिषदें होती हैं, उनके माध्यम से, और इस पर डायरेक्ट राज्यपाल का शासन चलता है इन राज्यों में। तो इसमें ये चीज़ें लागू नहीं होती थी। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज से संबंधित कानून हैं वो यहाँ पर भी नहीं लागू होते हैं। साथ ही यह ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो इसको कवर भी नहीं करता है। तो इसमें यह गलत है। और सही की बात करें तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें जो आपका पहला तीसरा गलत है, पहला भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया है, जबकि इसका जो कार्यान्वयन है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यानी पंचायती राज मंत्रालय। और पंचायती राज वर्तमान मंत्री कौन है, आपको मैं बता चुका हूँ, ललन सिंह बिहार के हैं और ये पंचायती राज मंत्री हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, पहला गलत है और तीसरा गलत है, दूसरा एकदम सही है। तो पहला तीसरा गलत और गलत कथन का चयन करना है। तो इस तरीके से 18वें प्रश्न का उत्तर विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में बताना है, कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। सबसे बड़ी बात है सही कथन का चयन करना है। तो योजना के तहत स्टार्टअप को श्रम कानूनों के अनुपालन को स्वप्रमाणित करने की अनुमति है और जब तक वे स्टार्टअप बने रहेंगे तब तक उन्हें निरीक्षण करने से छूट दी गई है। दूसरा है पर्यावरण कानूनों के मामले में सभी स्टार्टअप को स्वप्रमाणित अनुपालन की अनुमति है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो यह अभियान के रूप में मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की। 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया के रूप में एक अभियान के रूप में स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की मोदी जी ने। लेकिन योजना
के रूप में 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई। 16 जनवरी, 15 अगस्त 2015, 16 जनवरी 2016, 16 16 15 15, आपको ऐसे ही ध्यान रख लेना है। तो 2016 में आई और इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य था भारत में उद्यमशीलता तथा नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देना तथा स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र, यानी नए इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए आपको जो क्या एक इकोसिस्टम मिले। और इस योजना के तहत स्टार्टअप को क्या किया गया, साधारण प्रक्रिया के माध्यम से 6 श्रम कानूनों, 3 पर्यावरणीय कानूनों के लिए स्वप्रमाणन की अनुमति है, लेकिन सभी श्रम कानूनों के लिए नहीं। और 5 वर्ष की कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा, ये भी है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी निरीक्षण किया जा सकता है। तो सभी कानूनों में, चाहे पर्यावरणीय हो चाहे श्रम कानून, सब में छूट नहीं है, ये तो यह बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें दिया है कि जब तक वो स्टार्टअप बने रहेंगे तब तक उन्हें निरीक्षण करने से छूट दी गई है। यह बात 100% गलत हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष के बाद निरीक्षण किया जा सकता है। 5 वर्ष स्थापना के 5 वर्ष बाद इसका निरीक्षण किया जा सकता है। और सभी कानूनों में नहीं है ऐसा, पर्यावरणीय कानूनों में भी ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपका, दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। और सही बताना था, सही कोई है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। और एक बात और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि यह योजना के 3 स्तंभ हैं। 3 स्तंभ क्या है कि यह 3 स्तंभों पर टिकी योजना है कि स्टार्टअप्स को वित्त पोषण, सहायता और प्रोत्साहन देना, और क्या दूसरा जो है उद्योग शैक्षणिक भागीदारी या उस्मायन यानी इंक्यूबेशन प्रदान करना, और तीसरा जो है सरलीकरण और हैंड होल्डिंग की व्यवस्था करना। इस तरीके से आपको इसमें 3 स्तंभ हैं, क्या क्या, स्टार्टअप्स को वित्त पोषण, सहायता और प्रोत्साहन देना, उद्योग शैक्षणिक भागीदारी और इंक्यूबेशन प्रदान करना, और सरलीकरण और हैंड होल्डिंग इसकी व्यवस्था करना। इस तरीके से 3 स्तंभों पर टिकी स्टार्टअप इंडिया योजना 15 अगस्त 2015 को घोषणा हुई, लेकिन 16 जनवरी 2016 को इसे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो विकल्प डी एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई कथन इसमें सत्य नहीं है। अब हम अपने अंतिम प्रश्न पे आ चुके हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के बारे में बताना है, विचार करना है कौन से कथन सही नहीं है। सही नहीं कथन बताना, असत्य कथन का चयन करना है। तो यह योजना, समग्र शिक्षा योजना जो है, बजट 2018-19 में, कब, बजट 2018-19, बजट 2018-19 में क्या हुआ, इसका घोषणा की गई। इसमें क्या था, प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक, प्री नर्सरी से क्लास 12 तक विभाजन के बिना स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से देखने का प्रस्ताव था। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू हुई। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें समग्र शिक्षा अभियान जो कि 2011 में आया था, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा योजना के बारे में चर्चा हो रही। समग्र शिक्षा अभियान नहीं था, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र रटते रटते मुझे रट गया। सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में प्रारंभ हुई थी। इसमें सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि 2009 में प्रारंभ हुआ था, और टीचर्स एजुकेशन को सम्मिलित करके समग्र शिक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। तो कौन कौन से, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ, माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में प्रारंभ, और टीचर्स एजुकेशन को इसमें शामिल किया गया। और शामिल करके क्या किया गया, समग्र शिक्षा योजना के रूप में इसको लागू किया गया। तो यह केंद्र प्रायोजित योजना थी, बिल्कुल सत्य बात है, केंद्र प्रायोजित योजना थी। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान शामिल था, ठीक। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये भी शामिल था, RMSA। और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये तो कोई चीज़ नहीं थी, इसमें कोई शामिल नहीं था। इसमें था टीचर्स एजुकेशन, तीसरा जो था वह था टीचर्स एजुकेशन, यानी शिक्षा कह सकते हैं इसको। इस तरीके से यह शामिल नहीं था। ये इसका बिल्कुल सत्य कथन है, लेकिन हमको बताना है असत्य। तो दूसरा कथन एकदम असत्य होगा और विकल्प भी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आज फिर से हमने 20 प्रश्नों के माध्यम से लगभग जितनी योजनाएं हो सकती हैं कवर करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों सहपाठियों के संग इसको शेयर ज़रूर करें। और मेरा प्रयास था
कि 5-6 क्लास में जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं हो, उनको कवर किया जाए। और जब कभी कोई एग्ज़ाम आए या एग्ज़ाम की तैयारी करते समय एक बार इनको ज़रूर देखें, और देखने के बाद फिर करंट अफेयर में अपडेट इसका देखते रहें। उसके बाद में जब पढ़ के इसको जाएं तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। इस तरह से बहुत हॉलिस्टिक तरीके से मेरा प्रयास था कि हॉलिस्टिकली इसको जो है टैकल किया जाए इस टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग और टॉपिकल टॉपिक है, टिपिकल है। और इस तरीके से मैंने 6 क्लासेस में केंद्र सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको कवर किया है। और आगे मेरा जो प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ योजनाओं को करवाया जाए, उसकी कुछ क्लासेस आएँ, और उनको करने के बाद आप एक योजना विषय पर एक अच्छी पकड़ आपकी हो जाए। यही मेरा प्रयास था। और तो इस तरह से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को मैं एक बार बहुत बहुत आभार देता हूँ, और जो है फिर से कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए और अपना ख्याल, अपने घर वालों का, परिवार का, सबका ख्याल रखिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। इस तरीके से आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।